आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी मेरे भाई? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अभिषेक शुक्ला जीएस पर, जहां पर आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं वो सभी करंट अफेयर के वो महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। चाहे फिर वो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे फिर वो आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी के लिए, बैंकिंग के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, यूपीएससी के लिए, क्योंकि यहाँ पर पूरी डिटेल्ड एनालिसिस के साथ आपको स्टैटिक जीके के पार्ट्स और आपको वो क्वेश्चंस कराए जाते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। इस उम्मीद और आशा के साथ कि एक बार जल्दी से कमेंट कर देंगे क्या आप सभी को ऑडिबल एंड विजुअल है या नहीं है, क्योंकि इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे वो सभी टॉपिक, चाहे वो स्टेट अफेयर्स हो, नेशनल अफेयर्स हो, इंटरनेशनल अफेयर हो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, देश से रिलेटेड हो, या फिर इकोनॉमी हो, बैंकिंग हो, कोई भी गवर्नमेंट स्कीम्स हो, हर तरीके के अफेयर्स आप सभी के साथ इस सेशन के अंदर हम सभी आपके साथ डिस्कस करते हैं। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन इस सेशन को आप सभी स्टूडेंट्स को पता है हमारा करने का तरीका क्या होता है, तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं आज के करंट अफेयर की। उसके पहले डिस्कस करते हैं हम लोग जो लास्ट क्लास में हमने रिवीजन किया, फिर आज के करंट अफेयर की, प्लस आप सभी के साथ एक नॉलेज बूस्टर सीरीज, प्लस फिर इसके बाद एक होमवर्क के लिए क्वेश्चंस। तो स्वागत है आज के 21 अगस्त के करंट अफेयर में आप सभी लोगों का। चलिए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले आप सभी के लिए एक छोटा सा मोटिवेशन लाइन कि कभी हार मत मानिए, कभी जीवन में हार मत मानिए, क्योंकि सफलता आपसे वक्त मांगता है। और जो व्यक्ति ने अपना महत्वपूर्ण वक्त अपने आप को बनाने में लगा दिया, सच कह रहा हूं, वो समय उसके लिए जरूर आता है, वो सफल वाला समय उसके जीवन में जरूर आता है। जिस जिस समय को उसने देखने के लिए, जिस समय को उसने पाने के लिए अपना पूरा जीवन का रग रग उसने लगा दिया। तो स्वागत है आप सभी लोगों का। इसी तरीके से हर दिन के करंट अफेयर के साथ आप लोगों को लग जाना है, मेहनत कर देना है, क्योंकि आप सभी को पता है सवाल करंट अफेयर से जरूर आपके एग्जाम में बनते ही बनते हैं। स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले करंट अफेयर के साथ। तो आप सभी को पता है पहले हम करते हैं रिवीजन। तो फटाफट 2 मिनट के अंदर हम लोग रिवीजन कर लेते हैं लास्ट क्लास के लिए। तो पहला सवाल है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स 2025? देखिए साथियों, ये मिस यूनिवर्स 2025 राजस्थान की हैं महिला। इसके ये रिप्रेजेंट करेंगी इंडिया को। समझिए, ये मिस यूनिवर्स बनी नहीं है, ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। इसके पहले 2024 में रिप्रेजेंट किया था। समझ में आई बात आप सभी लोगों को? रिया ने, तो आप सभी को, वो भी राजस्थान से ही थी। तो इस बात को आप सभी ने ध्यान रखना है, ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। अभी मिस यूनिवर्स आपका थाईलैंड में होना है, तो वहां से जो जीतेगा वो नाम आएगा, अलग बात है। लेकिन इस समय इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली आपकी बनी है मनिका विश्वकर्मा। इनका, ये राजस्थान से बिलोंग करती हैं, और आप सभी को इसके बारे में भी बताया था कि आपके सुष्मिता सेन आपके 1994 में, और ऐसे 3 महिलाएं लोगों ने आपके मिस यूनिवर्स बन चुके हैं। ठीक है, अगला सवाल आपके पास है, हुरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार प्रथम स्थान पर कौन है? बताइए आंसर फटाफट। हु इज इन द फर्स्ट प्लेस अकॉर्डिंग टू हुरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट? तो आपका आंसर होगा क्या भैया? अंबानी फैमिली। अंबानी फैमिली 28 पॉइंट, याद कीजिए, बताया था 28.2 लाख करोड़ रुपए तक का वर्थ इनके पास है, जो कि आपके पूरे जीडीपी का 1/12 पार्ट ये रिकवर करते हैं। अगले सवाल पे आते हैं, असम राइफल्स और किस संस्थान के बीच में ड्रोन तकनीक पर सहयोग के लिए समझौता हुआ? असम राइफल्स एंड विच इंस्टीट्यूट हैव साइंड एन एग्रीमेंट फॉर कॉपरेशन ऑन ड्रोन टेक्नोलॉजी? तो आप सभी को पता है आईआईटी मणिपुर के साथ जो है असम राइफल्स ने समझौता किया है अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी को और भी बेहतर बनाने के लिए। अगला सवाल है, दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने किस तकनीक पर आधारित यात्री कॉरिडोर की शुरुआत की है? दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज लॉन्च्ड अ पैसेंजर कॉरिडोर बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी? तो आप सभी को पता है एआई टेक्नोलॉजी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय सिनेमा महोत्सव, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, स्टैटिक जीके के लिए अगर हम कहें, कहां आयोजित किया जा रहा है? श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया या फिर जापान? क्या इसका सही आंसर होगा, जल्दी से बताएंगे। तो आप सभी को पता है आपके श्रीलंका के अंदर इंडियन सिनेमा फेस्टिवल 2025 का जो है वो
होने जा रहा है। अगला सवाल, विच फिल्म हैज बीन डिक्लेयर्ड बेस्ट फिल्म एट द मेलबोर्न इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2025। मेलबोर्न भारतीय फिल्म महोत्सव IIFFM 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन बनी है? जल्दी से फटाफट आप लोगों ने कमेंट करके आंसर करना है। देखिए, आप लोग गलत आंसर कीजिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, सही आपको यहां पता लग जाना है, लेकिन आपकी मेहनत गलत पे भी होनी चाहिए, क्योंकि गलत जब आप करते हैं तो अपने आप आपको सही चीजें सीखने को मिलती है, जो कि जीवन भर आपको याद रहता है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? होम बाउंड विल बी योर राइट आंसर। अगला सवाल, इंडिया गठबंधन की तरफ से उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 की उम्मीदवार किसे बनाया गया है? तो आप सभी लोगों को पता है, बी सुदर्शन रेड्डी को बनाया गया है, और राधा कृष्णन जी को आप सभी को पता है, इसके पहले जो एनडीए की तरफ से बनाए गए हैं वो आपके सेम राधा कृष्णन जी हैं, और इसकी तरफ से आपके यूपीए की तरफ से या फिर कह सकते हैं इंडी अलायंस की तरफ से जो है वो बी सुदर्शन रेड्डी जी को बनाया गया है वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट के रूप में। अगला सवाल, ट्विटर के पूर्व सीईओ पराग अग्रवाल के द्वारा एक एआई स्टार्टअप किया गया है जिसका नाम क्या है? पैरेलल एआई वेब सॉल्यूशंस, नेक्स्ट जेन एआई सिस्टम, या फिर आपका वेब इंटेलिजेंस। आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका? पैरेलल आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कबाक यानो किस राज्य की पर्वतरोही हैं जिन्होंने माउंट एल्ब्रस पर चढ़ाई पूरी की है? तो कबाक यानो का नाम याद रखिएगा, ये बिलोंग करते हैं आपके अरुणाचल प्रदेश से। कहां से बिलोंग करते हैं? अरुणाचल प्रदेश से। और रिसेंट में ही इन्होंने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर इन्होंने चढ़ाई करी थी, और फिर इन्होंने दूसरी यहां पे एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट हासिल करी है, वो है माउंट एल्ब्रस, जो कि रशिया और यूरोप का ये माउंट एल्ब्रस सबसे ऊंचा माउंट एल्ब्रस है। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं। अगला और आखिरी सवाल रिवीजन का है, जो कि 20 अगस्त का यूएस ओपन 2025 में महिला एकल के लिए वाइल्ड कार्ड किसे मिला है? हु हैज गॉट अ वाइल्ड कार्ड फॉर वुमेन्स सिंगल्स इन यूएस ओपन 2025? क्या इसका सही आंसर होगा? एक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। तो आप लोग कह रहे हैं सर जी वीनस विलियम्स इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण ये वो सवाल थे जो आप सभी के लिए रिवीजन पर्पस से मुझे कराना था। सो आप शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की। लेट्स बिगिन टुडेज करंट अफेयर विद अ डिटेल्ड एनालिसिस फॉर 21 अगस्त 2025। सो लेट्स बिगिन। सो आप सभी की बात करें, ये है आपका 20 नहीं 21 अगस्त। ठीक है, चलिए पहला सवाल आपके स्क्रीन पे फटाफट आंसर कीजिए, क्या होगा? प्रेस सेवा पोर्टल की शुरुआत किसने की है? आप सभी को पता है, एक प्रेस सेवा पोर्टल जो है वो शुरुआत की गई है किसके द्वारा? आपके भारतीय प्रेस महापंजीयक, आपके प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जिसमें अब जो है आप आसानी तरीके से जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं या फिर जितने भी प्रेस मीडिया हैं उनको बहुत इजीली तरीके से लाइसेंसिंग की फैसिलिटी जो है वो दी जा सकेगी, जिससे वो अपना अगर ये कोई स्टार्टअप करना चाह रहा है या फिर प्रेस मीडिया में आना चाह रहा है, न्यूज़पेपर पब्लिश करना चाह रहा है, तो उसको बहुत इजीली और जल्दी फास्ट सर्विस के थ्रू उसको लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया जाएगा, अप्रूवल दे दिया जाएगा। लेकिन बाई चांस अगर ऐसा होता है कि किसी ने अप्रूवल पे डाला कोई भी प्रेस मीडिया के लिए, तो अगर वो 60 दिन से ऊपर हो गया अप्रूवल, जैसे मुझे कोई प्रेस मीडिया ओपन करना है और मैंने अप्रूवल डाला कि भाई मेरे को लाइसेंस चाहिए, और वो 60 दिन से ऊपर हो गया, उस पर कोई जवाब ही नहीं आया आपके प्रेस रजिस्ट्रार से, तो आपको अपने आप वो अप्रूवल जो है वो कर दिया जाएगा। कहने का मतलब 60 डेज के अंदर अंदर आपको ये अप्रूवल मिल जाएगा। तो प्रेस सर्विस पोर्टल की बात करें तो अगस्त 2025 में इसको लॉन्च किया गया। योगेश बावेजा के थ्रू जो है ये शुरुआत करी गई है, जो कि आपके प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से हैं। इसका मेन उद्देश्य ही यही है कि समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के पंजीकरण रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है उसको बहुत ही आसान, ट्रांसपेरेंट और डिजिटल बनाया जा सके, टू मेक द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स बी सिंपल, ट्रांसपेरेंट एंड डिजिटल, सो दैट कि आपकी भारत देश की जो मीडिया है, हर व्यक्ति जानता है कि मीडिया जो होता है किसी भी देश का
चौथा पिलर होता है, चौथा पिलर। और मीडिया ही, अगर आपको मीडिया को अब मतलब जो कि सबसे ग्राउंड रियलिटी को दिखाती है, जो कि कभी कभी आपको नहीं देखने को मिलता है, जो ग्राउंड रियलिटी को दिखाती है, अगर उसके ऊपर ही इतनी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी जाए ओपन करने के लिए, तो फिर वो देश कैसे डेवलप करेगा? आपके लोगों तक जो सच्चाई है हर एक चीज की, वो कैसे पहुंच पाएगी? तो इसी वजह से उस चीज को और भी आसान किया जा सके, ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके, इस वजह से ये प्रेस सर्विस पोर्टल, प्रेस सेवा जो है, इसकी शुरुआत की गई है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये 2 है, सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा। अगला सवाल है, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द सीनियर सिटीजन्स डे सेलिब्रेटेड? बताइए, आपका सीनियर सिटीजन डे जो है वो कब मनाया जाता है? ध्यान रखिए, 21 अगस्त इसका सही आंसर होगा। देखिए बहुत जल्दी ध्यान से समझिएगा बेटा, हमारे जो सीनियर्स होते हैं ना, हमें ऐसा लगता है हमसे कम पढ़े लिखे, आज हम 2 अक्षर क्या, एक ग्रेजुएशन कर लेते हैं, 12वीं पास कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो हम अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा समझते हैं। ऐसा बिल्कुल मत समझिए। आपके जो दादाजी हैं, आपके जो पिताजी हैं, आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, उनको हम कितनी भी पढ़ाई कर लें, उनके पास जो जानकारी रहती है, उनके पास जो अनुभव रहता है, हमारी पढ़ाई से बहुत परे है, जिनको समझने के लिए आप पता नहीं कितनी युग तक पढ़ाई करेंगे, तब भी वो आपके समझ के बाहर होगी। तो उनके अनुभव को हमेशा लेने का प्रयास कीजिए, उनसे हमेशा कुछ सीखने का प्रयास कीजिए। वो आपको कभी भी गलत राह पे चलना नहीं सिखाएंगे। वो उनका जो अनुभव होता है, उनके जो शब्द होते हैं, उनकी जो जानकारी होती है, अगर आप उसको प्राप्त करने का अगर प्रयास करें ना, वो बहुत ही फ्यूचर इंक्लूसिव पे बात करते हैं, कि आपके भविष्य को जानते हैं, क्योंकि आपसे वो कितने उम्र दराज में बड़े हैं, आपको पूरे भविष्य को समझ सकते हैं कि अगर आप ये एक्शन लेंगे तो इसका क्या प्रभाव हो सकता है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है, जो वो बताते हैं वो सच होता है। आप सभी लोग इसको बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो हमेशा आप अपने बड़ों का सम्मान करें, वो जो बोल रहे हैं उसकी सम्मान करें, और उसकी बात सुने, और उसको सुने ही नहीं, उस पर आप अपने आप को खरे उतारे भी, आप उस पर कार्य भी करें। समझ में आ रही है बात? तो याद कीजिए, 21 अगस्त को ये मनाया जाता है वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे। इसका मेन उद्देश्य ही है कि समाज में जो सीनियर सिटीजन की कंट्रीब्यूशन है उसको सम्मान दिया जाए। और इसकी शुरुआत जो है 1988 में अमेरिका के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन के द्वारा जो है शुरुआत की गई थी, जिसका थीम ये रखा गया है, एम्पावरिंग द वॉइस ऑफ एल्डर्स फॉर एन इंक्लूसिव फ्यूचर। ये बात कर रहे हैं इंक्लूसिव फ्यूचर की। सच बात है, इंक्लूसिव फ्यूचर का मतलब, इस वर्ड का मतलब समझ रहे हैं, कि समन्वय तरीके से भविष्य को निर्धारित करना, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, किसी भी शिक्षा से हो, चाहे फिर किसी भी जाति से हो, धर्म से हो, सबको एक जैसे समान रूप से मानना, एक जैसे अधिकार देना, ये होता है इंक्लूसिव फ्यूचर में। समझ में आ रही है बात? तो आते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल है, दिल्ली सरकार द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है, जो कि नागरिकों को घर बैठे शिकायत दर्ज करने की सुविधा देता है? What is the name of the app launched by the Delhi government that allows the citizens to lodge complaints sitting at home? घर बैठे उनको सुविधा मिल जाएगी। तो आप सभी लोग बताएंगे इसका नाम क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके। देखिए, इनके द्वारा एक दिल्ली मित्र नाम का एक ऐसा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है कि घर बैठे ही बैठे आप सभी लोग, जैसे किसी को कोई समस्या हुई समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर किसी से लड़ाई हो गई, कोई वायलेंस क्रिएट हुआ, या किसी भी तरीके से असुविधा या असुरक्षा अगर आपको महसूस हो रहा है, तो आपको पुलिस थाने जाने से जरूरत, पुलिस थाने जाने के पहले आपको एक जरूरत चीज बना गई है कि आप सभी लोग इस दिल्ली मित्र ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपने जो कंप्लेन है उसको रजिस्टर कीजिए, जिसके वजह से जितने भी सिटीजन्स है घर बैठे अपने शिकायत को दर्ज कर सकते हैं, और उस शिकायत के प्रति उनको जो सुविधा है वो दी जा सकेगी। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आपके दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। कहां पर दर्ज की जाएंगी? क्योंकि जब आप ये शिकायत डालेंगे तो आपकी शिकायत कहां कहां जाएगी, आप इसको समझ सकते हैं। चाहे फिर वो हो सकती है आपकी दिल्ली गवर्नमेंट से कोई शिकायत हो, या फिर आपकी दिल्ली की जो एमसीडी डिपार्टमेंट है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट जो है, या फिर आपकी दिल्ली पुलिस की बात हो, या आपकी डीडीए से रिलेटेड हो, दिल्ली डेवलपमेंटल अथॉरिटी जो है, या फिर एनडीएमसी से रिलेटेड हो, या फिर दिल्ली कैंट, या फिर किसी भी समस्या से अगर आपको
किसी भी इन संस्थानों से कोई भी अगर समस्या है तो आप अपनी जो समस्याएं हैं इस एप्लीकेशन पर रजिस्टर कर सकते हैं, जिसके वजह से आपको जल्दी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा और घर बैठे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपको 10 जगह जाने की जरूरत नहीं है। ट्रैफिक के दिल्ली के बारे में जानते हैं आप सभी लोग, ठीक है। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बहुत जरूरी है आप सभी के लिए। जैसे ये एयरपोर्ट जरूरी था बनना, ऐसे ही जरूरत है इस सवाल को कि ये सवाल भी आपके एग्जाम में बन सकता है। बेटा सवाल क्या है कि कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है ये बनाना जाना है आपके राजस्थान के कोटा के अंदर। देखिए अभी तक अगर हम बात करें, एक छोटा सा एयरपोर्ट है आपके राजस्थान के अंदर, दैट इज जयपुर एयरपोर्ट। जयपुर एयरपोर्ट, और आप सभी को यह भी पता है जयपुर एयरपोर्ट आपके कोटा से लगभग जो है वो 250 किलोमीटर की दूरी पर है। और कोटा जबकि एक अपने आप में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल और एजुकेशनल हब माना जाता है। समझ रहे हैं आप सभी लोग बात। तो कोटा जैसे रीजन में अगर एक बड़े एयरपोर्ट ना होना तो ये कहीं ना कहीं कितने आपके अविकसित को दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कोटा जो शहर है इसको और भी ज्यादा डेवलप किया जा सके, इसी वजह से अब जो है एक कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नामक तरीके से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि राजस्थान के अंदर आपके शुरुआत करी जाएगी। क्लियर है आप सभी लोगों को। इसके बारे में थोड़ा सा बता दो तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंप्लीटली इस पर मंजूरी दे दी है, जिसका नाम क्या है, कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। और आप सभी को बता दूं ये दूसरा एयरपोर्ट होगा राजस्थान का, जिसको कहां पर बनाया जाएगा, कोटा बूंदी, जो कि राजस्थान के अंदर है। कितने लागत के साथ बनाया जाएगा, अप्रॉक्स 1507 करोड़ की लागत के साथ बनाया जाएगा। और इसका प्रकार है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, मतलब ऐसी जगह है जहां पर पूरी तरीके से नया निर्माण किया जाए, क्योंकि वहां पे अप्रॉक्स 440 हेक्टेयर एरिया जो है वो राजस्थान गवर्नमेंट देगी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट को इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए। अप्रॉक्स 20,000 स्क्वायर मीटर एरिया जो है यहां पे दिया जाएगा इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है बताइए, ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, क्या गजब का रिसर्च किया है। इन्होंने एक ऐसा डिवाइस डेवलप किया है जिसका नाम क्या है, वो नाम बता दीजिए और फिर मैं आपको इस डिवाइस के बारे में बताता हूं। देखिए अभी तक अगर रूरल एरियाज की बात करें या फिर आपने अगर देखा होगा कि किसी को हेड इंजरी हो जाती थी, किसी को कोई किसी प्रकार की दिक्कत होती थी, अगर ब्लीडिंग हो रही है आपके हेड के अंदर, ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो रही है, आपको पता नहीं चलता था, जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर वो बीमारी बहुत बड़ी बीमारी बन जाती थी, ट्रॉमेटिक बीमारी बन जाती थी, जिसकी वजह से आपकी जान को भी खतरा हो जाता था और आपकी जान भी जा सकती थी। और आज भी हमारे देश के अंदर इंडिया की रिपोर्ट अगर देखें तो आज भी हमारे देश के अंदर अप्रोक्स 1 लाख जो है लोग वो हेड इंजरी से जो है वो मारे जाते हैं, डाई हो जाते हैं। समझ रहे हैं आप, आज भी देखें तो 1 लाख लोग मारे जाते हैं अप्रोक्स। और हमारे भारत देश के अंदर इसमें अभी स्पोर्ट्स वाले नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आज जो एक्सीडेंट हो जाता है, आप सभी लोग जानते हैं एक्सीडेंट होने में थोड़ा सा हेड इंजरी हुआ, हमें लगता है छोटा सा खून बह रहा है, थोड़ा सा हमारे इंटरनल इंजरी कहां पे हुई है ब्रेन के अंदर, ये हम कभी देख ही नहीं पाते हैं। वो हमें कुछ समय बाद पता चलता है, वो भी तब पता चलता है जब हम लोग क्या बोलते हैं, सिनेमा टोमोग्राफी, जिसको आप सिटी बोलते हैं या फिर MRI बोलते हैं, तो सिटी स्कैन या फिर MRI कराते हैं, तब जाके आपको ये ब्रेन के अंदर वाला जो ब्लीडिंग है या ब्रेन से रिलेटेड जो है समस्याएं वो तब नजर आ पाती है। और उसमें भी आपको पता है बहुत ज्यादा कॉस्टिंग आता है, आपको पैसे बहुत लगते हैं। और सबसे बड़ी चीज कि सिटी स्कैन MRI हर हॉस्पिटल में हर जगह अवेलेबल नहीं होता है। तो इस वजह से क्या है, कहीं ना कहीं आपको जो ब्लीडिंग हो रही है वो धीरे धीरे आपकी जो समस्या वो बढ़ती जाती है, क्योंकि हर जगह अवेलेबल नहीं है तो आप दिखा भी नहीं सकते हर जगह। तो इससे क्या हो रही है, लोगों की जान को खतरा हो जाता है। समझ में आ रही है बात। तो ICMR ने एक ऐसा डिवाइस डेवलप किया है जिस डिवाइस के थ्रू आपका 2 मिनट में ये जाना जा सकता है कि ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, और हो रही है तो कहां पर हो रही है। ये सारी चीजें आपके ब्रेन के अंदर की चीजें सारी डिटेल जो है 2 मिनट के अंदर ये सेरेबो नामक का डिवाइस जो है, जो कि आपके ICMR के द्वारा बनाया गया है, ये बता सकेगा। और इसकी कॉस्टिंग मात्र आपकी 15 लाख रुपए है। बेटा आपको नहीं दी जाएगी ये डिवाइस,
ये बनाया है राज्य सरकारों के लिए बनाया गया है, हॉस्पिटल्स के लिए बनाया गया है कि ये डिवाइसेस जो है राज्य सरकारों को ज्यादा ज्यादा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, हर हॉस्पिटल में इसको लगाना चाहिए, जिसके वजह से आपकी जो ब्रेन की प्रॉब्लम है वो तुरंत पता लग सके और उस बीमारी पर तुरंत इलाज किया जा सके, क्योंकि जितनी देर बीमारी को पता लगने में लगेगी इलाज उतना ही ज्यादा गंभीर होगा और आपकी जान को खतरा भी उतना ही ज्यादा होगा। इस वजह से ये आपका सेर्वो नामक जो आपका ये डिवाइस है वो बनाया गया है आईसीएमआर के द्वारा। ये एक्चुअल में देखेंगे तो 2023 में ही इसको डेवलप कर दिया गया था इस डिवाइस को, लेकिन इतना ज्यादा इसका एडवर्टाइजमेंट नहीं हुआ, प्रपोजल इसके आगे उतने ज्यादा बढ़े नहीं, जिसकी वजह से ये नाम चर्चा में आया नहीं। लेकिन सिटी स्कैन एमआरआई ये करोड़ों की मशीन्स आते हैं ये, और कहीं कहीं हॉस्पिटल्स में ही होता है और इसकी कॉस्टिंग भी बहुत ज्यादा होती है, तो सेर्वो से काफी हेल्पफुल मिल सकेगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, आईसीएमआर का ये सेर्वो डिवाइस है जिसका मेन काम है क्या, किसके द्वारा किया गया है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा किया गया है। नाम क्या है डिवाइस का, सेर्वो नाम है, और इसका किस तरीके का है, पोर्टेबल हेड हेल्ड डिवाइस है। ये पूरी तरीके से कहीं ना कहीं से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। इसका समय महज 2 मिनट में किसी भी तरीके की ब्रेन इंजरी अगर हुई है तो वो तुरंत आपको पता लगाकर बता देगा, जिससे ट्रीटमेंट करना जल्दी और आसान हो सकेगा। अगर हम बात करें आईसीएमआर की, तो इसकी स्टैब्लिशमेंट देखें तो 1911 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर बेटा नई दिल्ली के अंदर है। इस समय करंट डायरेक्टर जो है वो डॉक्टर राजीव बहल जी हैं, जिनका वर्क एरिया देखें तो इसका मेन किस किस चीज में ये आईसीएमआर काम करता है, तो जो भी आपके पॉलिसी मेकिंग हुआ या फिर आपका एनकरेजमेंट हुआ आपके मेडिकल रिसर्च के अंदर, बायोमेडिकल रिसर्च के अंदर, मेन एरिया इसका ये होता है कार्य करने का आईसीएमआर का। क्लियर है आप सभी लोगों को, 1911 में इसकी स्थापना हुई। ठीक, अगले सवाल पे आते हैं। देश की पहली हटाने योग्य रिमूवेबल सौर पैनल प्रणाली का शुभारंभ कहां किया गया है? वेयर हैज द कंट्रीज फर्स्ट रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम हैज बीन लॉन्च? कहां पर किया गया है? तो आप कहेंगे गुरुजी वाराणसी के अंदर एक ऐसा सोलर पैनल, रिमूवेबल सोलर पैनल बनाया गया है जिसके वजह से अप्रॉक्स 15 किलोवाट की बिजली प्रोड्यूस करी जा सकेगी, और आप सभी के 28 ऐसे पैनल्स जो हैं इसके अंदर लगाए जाएंगे। 28 पैनल्स याद रखिएगा, ठीक है, 28 पैनल्स इसके अंदर लगाए जा सकेंगे। ध्यान रखेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करते हैं। देश की पहली योग्य रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम है जिसका शुभारंभ वाराणसी में किया गया है, और इंडियन रेलवे ने वाराणसी के बनारस लोकोमोटिव वर्क्स जो कि BLW के पटरियों के बीच से ये स्थापित किया गया। ये देखिए यहां पर ये जो है ना, यहाँ पे आप देख पा रहे, ये जैसे 2 पटरी है, यहाँ पे आप सभी को समझना, जैसे ये 2 यहाँ पे पटरी है, इसके बीच में जो है यहाँ पर ये आपका बेसिकली ये जो सोलर पैनल, रिमूवेबल सोलर पैनल जो है ये इंस्टॉल किया जाएगा, जिससे जो बिजली प्रोड्यूस होगी ये काफी बड़े लेवल पे हो जाएगी। और जो हमने सपना देखा है आपके ग्रीन एनर्जी का, या फिर कह लीजिए जो कार्बन एमिशन का, कि जीरो किया जाए, उस कार्बन एमिशन को जीरो करने में ये सोलर पैनल काफी हेल्पफुल होगा हमारे देश के लिए। समझ में आ रही है बात? तो याद रखेंगे इस सिस्टम को अगर देखें तो 70 मीटर लंबी होगी और इसमें 28 पैनल को जो है लगाया जाएगा, जिसमें इसकी क्षमता होगी 15 किलोवाट तक की बिजली को प्रोड्यूस करना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, दुनिया का सबसे बड़ा जनजातीय नेतृत्व कार्यक्रम आदि कर्मयोगी अभियान कब शुरू किया गया है? When has the world's largest tribal led programs आदि कर्मयोगी अभियान has been launched? क्या इसका सही आंसर होगा? एक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट्स बताइए क्या इसका सही आंसर होगा? जल्दी से सभी लोग फटाफट बताएंगे। देखिए आप सभी को बता दूं, 19 अगस्त 2025 को इस अभियान के तहत शुरू किया गया, जिसमें ये बताया गया कि आपके जो ट्राइबल एरियाज हैं, ट्राइबल विलेजेस हैं, अप्रोक्स 1 लाख ट्राइबल विलेजेस जो हैं उनको काफी ज्यादा गवर्नेंस अच्छी मिल सके, डेवलप किया जा सके, कुछ ऐसे गवर्नमेंट के सेटअप्स जो हैं वो लगाए जा सके, और 30 ऐसे राज्यों और यूनियन टेरिटरीज को मिलाकर इस ट्राइबल एरिया को डेवलप किया जाएगा। समझ रहे हैं? मतलब आपके राज्य आ गए और यूनियन टेरिटरीज आ गए, कुछ यूनियन टेरिटरीज, जिसमें आप सभी को बता दूं 19 अगस्त को इसको
लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। इसका मेन एम है कि ट्राइबल कम्युनिटीज को स्ट्रांग बनाना है और रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस के लिए बढ़ावा देना है, जिसका मेन टारगेट ही यही है कि 1 लाख जनजातीय गांव में 20 लाख परिवर्तनकारी जो ट्रांसफॉर्मेशन लीडर्स हैं उनको रेडी करना, उनको तैयार करना। 20 लाख ऐसे ट्रांसफॉर्मेटिव लीडर्स जो है उनको तैयार करना, जिससे ज्यादा से ज्यादा जो ट्राइबल एरियाज हैं इनका भी विकास किया जा सके, इनको भी वो कुछ प्रिविलेजेस मिल सके, फैसिलिटीज मिल सके जो कि आम जनता को मिल पाती है। तो वो फैसिलिटीज इसके तहत जो है वो दी जा सकेगी। समझ में आ रही है बात? अगला सवाल है आपके पास, उत्तर प्रदेश के जलालाबाद का नया नाम क्या रखा गया है? आप सभी को पता होगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, वहां पे एक जिला है शाहजहांपुर। शाहजहांपुर में एक टाउन कह लीजिए, शहर कह लीजिए, जिसका नाम है जलालाबाद। यहाँ पे जो एक एमएलए हैं, इनका नाम है हरिप्रकाश वर्मा। हरिप्रकाश वर्मा है। इनका मानना यह है कि यहाँ के जो लोग हैं बहुत दिन से इस बात को कह रहे हैं कि इसके नाम में चेंज आना चाहिए। आप सभी को बता दूं, योगी जी ने अप्रोक्स जून में ही इसकी बात डाल दी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रूवल दे दिया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी जो है इस बिल को भेज दिया था कि इस जलालाबाद का नाम जो है वो चेंज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोगों को लगता है कि हम कहीं ना कहीं गुलाम हैं, ऐसा लगता है इस नाम को, इस नाम जैसे शहर में रहकर, टाउन में रहकर। तो इसी वजह से इस कदम को उठाया गया और उसका, इस जलालाबाद का नाम चेंज करके जो है परशुरामपुरी रख दिया गया है। और फाइनली इस नाम को, इस बिल को फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया। देखिए प्रोसेस क्या होता है इसको समझिए। आपके लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, मतलब जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली को के द्वारा जो है इस बिल को भेजा जाता है आपके लोकसभा में, या कह लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भेजा जाता है इसको अप्रूव करने के लिए। लोकसभा में ये बिल आता है, फिर इसके बाद राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा के बाद ये प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट इसको अप्रूव करता है, फिर फाइनली जाके इस स्टेट का जो, या फिर इस स्टेट के जो जगह है इसके नाम में बदलाव हो सकता है। ये आता है आपका आर्टिकल 3 के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 3 के अंदर किसी भी राज्य के नाम को बदला जा सकता है, जो कि लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट के प्रोसेस के अप्रूवल के थ्रू जो है इस आपके राज्य के किसी भी शहर है इसका नाम जो है अप्रूवल मिल जाती है बदलने के लिए। समझ में आ रही बात? ये लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर कह ले सकते हैं आप लोग जो है विधानसभा जो है। ठीक, अब इसके नाम को चेंज कर दिया गया है, नया नाम जो है परशुरामपुरी रख दिया गया है। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, कहां पर है? जिला शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश के अंदर। किसने मंजूरी दी है? तो यूनियन होम मिनिस्टर के द्वारा जो है ये दी गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने 27 जून 2025 को ही नाम बदलने के लिए प्रस्ताव भेज दिया था इस शहर का। अगला सवाल है, 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 के तहत किस स्थिति में प्रधानमंत्री या मंत्री को पद छोड़ना होगा? देखिए, अब एक बहुत ही गजब, अमित शाह जी के द्वारा 3 ऐसे मेजर बिल जो हैं वो इंट्रोड्यूस किया गया है आपके लोकसभा के अंदर। वो 3 मेजर बिल क्या हैं इसको डिस्कस करेंगे, और इसका क्या प्रभाव है इसको भी डिस्कस करेंगे। देखिए मैं आप सभी को बता दूं, इनका कहना है कि जो भी कोई मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, या फिर कोई मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो, या प्रधानमंत्री हो, प्राइम मिनिस्टर हो, उसको अपने पद को छोड़ना होगा अगर किसी भी तरीके से उनको 30 दिन के लिए हिरासत में लिया जाता है और ऐसी कोई उन्होंने क्राइम किया है जिसकी वजह से उनकी सजा 5 साल या 5 साल से ज्यादा हो जाती है। कोई भी अगर ऐसा कोई क्राइम करे जिसकी सजा 5 साल तक हो सकती है, 5 साल से ज्यादा हो सकती है, जिसकी वजह से उनको शुरुआती 30 दिनों तक हिरासत में अगर रखा जा रहा है, तो उसको, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चीफ मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, उनको अपना पद जो है वो छोड़ना पड़ेगा, उनको हटाया जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। किसी को भी अगर 30 दिन के हिरासत में अगर रखा जाता है तो यह इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो ये 3 बिल क्या है इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो होम मिनिस्टर जो अमित शाह है, इनके द्वारा पार्लियामेंट के अंदर जो है ये बिल पेश किया जाता है, जिसका मकसद ये है कि गंभीर अपराधों में कोई भी फंसा अगर नेता को पद से हटाने का कानूनी प्रावधान जो है वो बनाना है।
तीन बिल ये क्या है, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट बिल 2025, 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2025। तीसरा जो बिल है ये है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल। तीनों में ही ये अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं, जिसमें ये कहना चाह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर, जो पहला बिल है, सॉरी ये तो दूसरा बिल हो गया, पहला ये है यूनियन टेरिटरी एंड गवर्नमेंट अमेंडमेंट बिल का कहने का मतलब है कि कोई भी यूनियन टेरिटरीज या चीफ मिनिस्टर या कोई भी मिनिस्टर हो, इनके लिए सभी के लिए नियम लागू होगा, जिसमें यह कहना है कि 1963 का जो गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट है सेक्शन 45 में, उसमें यह अमेंडमेंट करने की बात कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर 5 साल से ज्यादा या 5 साल तक अगर उसको सजा मिलती है और 30 दिन तक अगर उसको हिरासत में लिया जाता है तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और उसको हटा देना चाहिए। ठीक है। दूसरा इनका बिल है कॉन्स्टिट्यूशन 130th अमेंडमेंट बिल। 130वें अमेंडमेंट के साथ इस संविधान के अंदर ये बिल पास करना चाह रहे हैं, जिसमें ये सेम बात ये करते हैं कि आर्टिकल 75, 164 और 239AA में जो अमेंडमेंट हो सकती है वो ये है कि कोई भी अगर मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो, यूनियन मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, अगर किसी गंभीर अपराध में गिरफ्तार किया गया है उनको और 30 दिन की हिरासत में रहते हैं तो उन्हें अपने पद को छोड़ना होगा। इस बिल के साथ इन्होंने अपने एक्ट को, ये अपनी बात को इन्होंने रखी है। समझ में आ रही है बात? ये तो मैंने आप सभी को पढ़ा दिया। तीसरा है इनका जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन, जिसका भी यही सेम मतलब है कि कोई भी जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हो या मिनिस्टर हो, अगर गंभीर अपराध में 30 दिन हिरासत रहते हैं तो उन पर भी पद छोड़ना होगा, जो कि आपके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की धारा 54 में अमेंडमेंट की ये बात करते हैं। 2019 में आपको पता है जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, सभी लोग जानते हैं अच्छे से। चलिए आप सभी के बाद बात करते हैं इसका मेन प्रोविजन क्या है कि किसी मंत्री को ऐसे अपराध में गिरफ्तार किया जाए जिसकी सजा 5 साल या उससे अधिक हो सकती है और 30 दिन के हिरासत में रहता है तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना होगा। बेटा ये सभी पीडीएफ आपको अभिषेक सर ऑफिशियल वाले टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। बेटा ये 10 नंबर है, ठीक है, सवाल नंबर 10 है। अभिषेक सर ऑफिशियल टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपको यहां पे मिल जाएगा। अगला सवाल है आपके पास, असम के किस स्थान पर भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM स्थापित करने के लिए लोकसभा में विधायक पारित किया गया है? देखिए पूरे देश का 22वें नंबर का टोटल जो है वो 22 नंबर का 22nd आपका IIM कॉलेज जो है वो आपका ओपन होने जा रहा है। कहां पर? आपके लोकसभा, आपके असम के गुवाहाटी में। कहां पर ओपन होने जा रहा है? आपके गुवाहाटी के अंदर। कहां पे ओपन होने जा रहा है बेटा? आप याद रखिएगा, गुवाहाटी के अंदर जो है ये ओपन होने जा रहा है। सभी लोग ध्यान रखेंगे, तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कहां पर होने जा रहा है ये आपका गुवाहाटी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप सभी को बता दूं, ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल है ये लोकसभा के द्वारा जो है ये पास किया जाएगा, जो कि 20 अगस्त 2025 को रखा गया है, जिसमें असम के गुवाहाटी में नया IIM स्थापित करना है और इसका संस्थान का दर्जा जो है वो राष्ट्र महत्व को और भी ज्यादा राष्ट्र महत्व को संस्थान के मामले में जो है दर्जा दिया जाएगा और साथ ही साथ यह असम के अंदर पहला IIM होगा। असम के अंदर आपको पता है असम किस तरीके से जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी, ये किस तरीके से अपने राज्य को विकास करने में लगे हुए हैं। हर एक दूसरे तीसरे दिन इनके प्रति जो है कुछ न कुछ न्यूज आती ही रहती है। मैंने एक चीज नोटिस किया है असम के डेवलपमेंट के लिए, और इसी तरीके से एक नॉर्थ ईस्ट रीजन का जो डेवलपमेंट हो सकेगा, चाहे ये यूनिवर्सिटी के प्रति हो, चाहे फिर वो अभी उन्होंने एक और बिल लेके आए थे आपके एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए, आपके ट्राइबल एक्ट को, ट्राइबल सोसाइटी को डेवलप करने के लिए, या फिर वहां के जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है हर तरीके से GI टैग मिलना, ये सारे डेवलपमेंट पे ये कार्य कर रहे हैं। समझ में आई बात? जिसके लिए 550 करोड़ रुपए जो है वो आपके केंद्र सरकार संस्थान के द्वारा जो है दिया गया है इस प्रोजेक्ट के लिए। असम की बात करें तो ये इसकी राजधानी है दिसपुर। मुख्यमंत्री हैं इस समय हेमंत बिस्वा शर्मा जी और गवर्नर यहाँ के हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी। असेंबली जितनी है, कितनी सीटें हैं यहाँ पे, लोकसभा सीटें हैं, तो यहाँ पे देखेंगे 126, सॉरी यहाँ की जो विधानसभा सीटें हैं 126 हैं, लोकसभा सीटें 14 हैं, राज्यसभा सीटें 7 हैं। तो सारी स्टैटिक जीके की इंफॉर्मेशन आप सभी के पास होनी ही चाहिए। आइए 2 मिनट के अंदर डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। इस अगस्त के अंदर
कुछ इंपोर्टेंट डेज जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए, तो आप सभी को बता दूं, 1 अगस्त को वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया गया बेटा, 6 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाया गया, 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाया गया, 8 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट डे मनाया जाता है, 9 अगस्त को नागासाकी डे है। अब ये मत बोला सर रक्षाबंधन भी तो इसी दिन मनाया गया, बेटा रक्षाबंधन नहीं पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। 9 अगस्त को नागासाकी डे मनाया गया। 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे मनाया गया। 10 अगस्त को ही आपका वर्ल्ड बायोफ्यूल डे भी मनाया गया। 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे मनाया गया। 12 अगस्त को ही आपका वर्ल्ड एलिफेंट डे भी मनाया गया, मैंने क्लास में कवर किया था इसको। 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे भी मनाया गया। 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, सभी लोग जानते हैं। 19 अगस्त को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे है, इसको सेलिब्रेट किया गया। 20 अगस्त को वर्ल्ड मॉस्क्यूटो डे मनाया गया। 20 अगस्त को ही गुडविल डे भी मनाया गया। और 26 अगस्त को वुमेन्स इक्वालिटी डे मनाया जाता है। और 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है वो मनाया जाता है। और भी कुछ डेज हैं जो कि आप सभी को मैं क्लास के अंदर बताऊंगा। 20 अगस्त को ही सद्भावना दिवस भी मनाया जाता है। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस जो है ये मनाया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है बेटा। तो ये आप सभी स्टूडेंट्स नोट कर लीजिएगा। तो आज की करंट अफेयर की क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी की चीजें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसे लगी बेटा, क्योंकि आप सभी लोगों का एक कमेंट जो है मेरे मोटिवेशन के लिए बहुत बड़ी चीज होती है वो। तो आप सभी लोग के लिए एक सवाल होमवर्क में भी है, वो सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के जलालाबाद का नया नाम क्या रखा गया है। इसको आप सभी लोग होमवर्क में करना है, जो कि आप सभी स्टूडेंट्स को कमेंट करके बताना है, ठीक है, कि इस उत्तर प्रदेश के अंदर जलालाबाद का नाम चेंज करके क्या रखा गया है। क्लियर है आप सभी लोगों को। और साथ ही साथ आप सभी स्टूडेंट्स को मैं फिर से बोल रहा हूं कि सब लोग प्लीज अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। और अगर किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, चाहे वो इकोनॉमिक्स का हो, स्टैटिक जीके का हो, या फिर अन्य किसी सब्जेक्ट का हो, आप प्लीज कमेंट करके बताएं। बाकी अपनी कमेंट में राय जरूर लिखें कि आपको सेशन कैसा लगा। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ऐसे ही अमेजिंग सेशंस के लिए मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहें, माता पिता की सेवा करते रहें और जीवन में आगे बढ़ने के लिए परस्पर आगे काम करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।